जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और जो भी मेरे दोस्त रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्त, और मैं आपको आज बता दूं कि आपको टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपके 25 प्रश्न जो हैं वो आपके साइंस के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके करंट अफेयर के रहेंगे और बचे हुए आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्त, सभी दोस्त पूरा क्लास को देखेंगे और आपका क्लास आज प्रीवियस पेपर पर बिल्कुल आधारित होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो पहले तो ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो जिन्होंने मुझे प्रॉपर क्लास में कमेंट किया, तो मैं एक बार सभी का नाम लेना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे उषा बेटा है, इन्होंने भी कमेंट करा है। एक बार यहाँ पे पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो उषा बेटा है, इन्होंने भी कमेंट करा है, हैप्पी शर्मा भैया खुश रहो और जीवन में हमेशा आपकी खुशी बनी रहे। सिंगम भैया, इन्होंने भी कमेंट करा है। क्या है, मंगी लाल, ठीक है भैया, मंगी लाल का भी कमेंट आया है। अमरोहा बेटा, बहुत अच्छा सेशन सर, तो बेटा धन्यवाद। देवेंद्र भैया यहाँ पे कह रहे हैं बेस्ट क्लास सर, अक्षय चौधरी की तरफ से सर जी। तो अच्छा भैया, अमरोहा ने भी कहा है अक्षय चौधरी की तरफ से, और अक्षय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्षय चौधरी जाट साहब, तो बिल्कुल भैया। विश्वास धाका, इन्होंने भी कमेंट करा है। नवनीत भैया ने भी करा है, अमरोहा ने करा है, राजपूत ने करा है, अक्षय चौधरी जाट साहब। और यहाँ पे खिलाड़ियों के खिलाड़ी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या है, जाट साहब भैया, स्वागत है आपका जाट साहब। अक्षय चौधरी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी दोस्तों को क्लास शेयर किया। जैसा कि मैंने देखा कल लगभग कल से आज तक मुझे 25 नए कमेंट आए हैं। वो दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया और कमेंट भी किया और ये बताया भी कि भैया मुझे अक्षय भैया ने क्लास जो है शेयर किया था, है ना। तो भैया अक्षय भाई, आपका दिल से यार धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और डी कुमार भैया, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश कुमार, आपका भी भैया स्वागत है। और चलते हैं, देखो ये वो और दोस्त हैं जिन्होंने भी कमेंट करा है। राम शर्मा भैया, धन्यवाद आपका। सर प्लीज़ लाइव क्लास लो। बेटा अभी थोड़ा सा समस्या चली जिस वजह से लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बस आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट बना रहना, तो 30 दिन के अंदर ये पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा, ये ऋषु मेहरा हैं बेटा, रुस्तम कुमार हैं। नंदनी बेटा, गुरुजी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी क्या? नहीं बेटा भाई नंदनी, 20 मार्च मैंने बोला था आपको, 20 मार्च सभी को बोला था कि भरतपुर में आपका रनिंग का बैच स्टार्ट होने वाला, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट होने वाली, जो कि नहीं हो पाई। जैसे ही होगी बेटा मैं आपको नंदनी सूचित कर दूंगा। तुषी चौहान बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे कमेंट करा। श्रद्धा बेटा, थैंक यू। रुस्तम भाई, नवनीत, शिवानी कासगंज। और यहाँ पे धरुण कुमार भैया, आपने आर्मी की क्लास पे भी कमेंट करा था और इस क्लास पे भी बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ग्रेट गेमिंग भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धरुण कुमार, वृष्टि बेटा और रामू कुमार, और यहाँ पे अंकित राव बाबर। तो बिल्कुल बेटा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे आपका पहला ही प्रश्न है और ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बोल सकता हूँ, करंट से संबंधित प्रश्न आपका, कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा क्रिकेट अगर होता तो क्वेश्चन पढ़ने में और आसान होता है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो याद रखना दोस्त, दूसरे पूछे गए हैं ना, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब रोहित शर्मा ऑप्शन बी को लगा देंगे। रोहित शर्मा जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रहेंगे। तो बिल्कुल दोस्त देखो, करंट का क्वेश्चन है और चलते हैं इसके साथ अपने दूसरे प्रश्न पे। और आपको पूरा डिटेल में भी मैं क्वेश्चन करवाता हुआ चलूंगा, टेंशन फ्री रहो। बस क्या है, अभी थोड़ा सा रिदम बन जाए, है ना, 5-6 क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद आपको डिटेल में बताते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा पदक जीता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो, है ना, तो याद रखना भैया, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा जी ने रजत पदक जीता था। ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन से खेल से संबंधित है, तो सभी को पता है दोस्त जैवलिन थ्रो, है ना, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। तो याद रखना इन्होंने कितना फेंका था दोस्त, 89.45 मीटर, है ना। तो याद रखना 89.45 मीटर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, और देखो यहाँ पे कांस्य पदक जीता था उन्होंने, क्या, मनु भाकर, है ना, मनु भाकर। देखो इन्हें भी याद रखना, मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है।
देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। क्लास का लेवल ऐसा मिलने वाला है कि मतलब जैसे ही क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे। तो याद रखना दोस्त, अल्बर्ट आइंस्टीन आपके ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या आपने भी कमेंट बॉक्स में यही आंसर करा है? देखो कमेंट बॉक्स में यार सभी लोग आंसर करते हुए चला करो, है ना। आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया है, सभी को यार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में निवास करती है। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में निवास करती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपको तुरंत बताना है, देखो इतना समय पेपर के अंदर नहीं लगाना है ना। तो यार तुरंत वहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्त? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। कौन सी जनजाति पूछा है? अनुसूचित जाति, है ना। तो याद रखना, जनजाति नहीं, माफी चाहते हैं, अनुसूचित जात एससी कैटेगरी पूछी तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दूसरे नंबर पे आपके पश्चिम बंगाल में निवास करती है और तीसरे नंबर पे आपके बिहार में निवास करती है। ये एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, है ना। और अभी जो मैंने बताया था ना अनुसूचित जनजाति, है ना, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी आप बोलते हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो याद रहेगा बिल्कुल दोस्त, देखो नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। हाल ही वाले जितने प्रश्न होते हैं खतरनाक होते हैं, गौर से सुना करो, गौर से देखा करो, गौर से नोट भी कर लिया करो, ठीक है ना। ईमानदारी के साथ में करना है बेटा पेपर को। देखो यहाँ दिया है हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। याद रखना करंट का क्वेश्चन, और इसका सही जवाब भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, है ना। क्या हो जाएगा? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अच्छा प्रश्न है, बताइए भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न, और यहाँ पे आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो याद रखना राष्ट्रीय उद्यान पूछे हैं जो कि 106 हैं। कितने हैं बेटा? 106 हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लिया गया तो वो भी याद रखना दोस्त 573 हैं। कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य? 573। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्त, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। बेटा कितना 2 मिनट पहले लगभग दिखता है ना। तो ये बताओ वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप क्या बताएंगे। याद रखना प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया है, याद रहेगा बिल्कुल दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। निम्नलिखित में से मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। अब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी के साथ में तो आप नहीं जाओगे, है ना। कुमारी रीता फारिया जी या फिर सुष्मिता सेन जी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे। तो याद रखना भैया, अगर मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा तो याद रखना वो आपकी कुमारी रीता फारिया जी हो जाएंगी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कब बनी थी तो वो भी याद रखना 1966 में बनी थी, है ना। मिस वर्ल्ड ये कब बनी थी? 1966 में। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स कौन थी प्रथम, तो वो थी सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स याद रखना दोस्त, वो कौन थी? वो थी सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। इसमें देखो कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बताया ताकि आप समझें और नोट भी करें। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है। कहने का मतलब है कि सीधी सी बात, जो चिप होता है वो किसका बना होता है। सोडियम का, जिंक का, सिलिकॉन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, और इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रश्न नंबर 9 है ना। ऐसे लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर 9, ठीक है ना। ABC, तो सी है इसका जवाब, सी, ठीक है ना। कमेंट कर दिया, ठीक है ना। मुझे भी पता लगेगा कि ऑप्शन
जो है आपने देखे और क्वेश्चन आपने नोट भी करा है। तो बिल्कुल आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। करंट का क्वेश्चन है ना, तो इसे भी देखो सही से देख लेना। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे, तो याद रखना दोस्त, आपका सही जवाब शक्तिकांत दास जी ऑप्शन ए। शक्तिकांत दास जी ऑप्शन ए यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नोट कर लिया, चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए आपसे अगर मानव का पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, है ना, होमी सोपियंस तुरंत बताएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। अब ऑप्शन भी यहाँ पे मैच मिल रहे हैं, लगभग सेम मिल रहे हैं। तो याद रखना बेटा, शेर का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा पैंथरा लियो। ऑप्शन बी क्या होगा, पैंथरा लियो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे बाघ का पूछ लिया, देखो शेर का पूछेगा तो आप बता देंगे पैंथरा लियो, अगर बाघ का पूछा गया तो आप बताएंगे पैंथरा टाइग्रिस। क्या बताएंगे, पैंथरा टाइग्रिस, ये होता है बाघ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, अगर यहाँ पे आपसे चीते का पूछा जाएगा तो याद रखना किसका, अगर चीता का पूछा जाएगा तो याद रखना एसिनोक्स जुबेटर, है ना, जुबेटर, तो याद रखना एसिनोनिक्स जुबेटर हो जाएगा वैज्ञानिक नाम चीता का। रेटस जो है ये पता किसका होता है, याद रखना चूहा का होता है। किसका, चूहा का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बाघ, चीता, चूहा और शेर, चारों के मैंने आपको वैज्ञानिक नाम बताया, आप नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको बता दूं आज मैं 30 क्वेश्चन आपको विज्ञान के और करवाने वाला हूं। विज्ञान के आपको 30 प्रश्न और करवाने वाला हूं, जो कि एक मैं आर्मी अग्निवीर की, है ना, एक आर्मी अग्निवीर की क्लास चलाता हूं, जिसमें आज मैं आपको ओनली 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो अगर आपको किसी को साइंस के क्वेश्चन करने हो तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी देखने के लिए, है ना। तो उसको आप एक बार जाके जरूर देख लें। देखो यहाँ पे बताओ, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वो कैसा हो जाएगा, गोलाकार, चपटा या लंबा। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे सही जवाब आपका गोलाकार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गोलाकार आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से धर्म सभा के संस्थापक कौन है। किसके, धर्म सभा के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे राधाकांत देव। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राधाकांत देव आपके सही जवाब हो जाएंगे। इन्होंने कब इसकी स्थापना करी थी, तो वो भी याद रखना बेटा 1830 में करी थी। कब करी थी, 1830 में करी थी। तो ये आपको याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे देखो जो देवेंद्र नाथ ठाकुर है, इनसे भी याद रखना, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की करी थी। किसकी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। किसने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। कब करी थी, तो वो भी आप याद रखना 1839 में। कब करी थी दोस्त, 1839 में करी थी। ज्योतिबा फूले जी, अगर आपने ऑप्शन अभी देख के लगाया था तो याद रखना इन्होंने सत्यशोधक समाज की करी थी। किसकी, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले जी ने। और इन्होंने कब करी थी, तो वो भी आप याद रखना दोस्त, इन्होंने इस समाज की जो स्थापना है वो 1873 में करी थी। ठीक है ना, कब, 1873 में करी थी। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपका राधाकांत देव हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। देखो आपको क्या ऐसी वास्तव में ऐसी क्लास चाहिए जिसमें आपको विज्ञान के क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे, खूब भरपूर देखने को मिलेंगे। अगर ऐसी क्लास चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कैसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, है ना। तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में एक बार, और अपने प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में करने होंगे। और अपना कमेंट अगर देखना चाहते हो तो एक बार जब आप कमेंट करेंगे तो कल की क्लास में आपको ऐसे कमेंट लगा हुआ आपका देखने को भी मिलेगा। ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना दोस्त, यूरेनियम ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2025 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के खिलाफ सेंसरशिप को लेकर मुकदमा दायर किया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, करिए इसका जवाब। करंट का क्वेश्चन है ना। तो बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा कि मार्च 2025 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के खिलाफ सेंसरशिप को लेकर मुकदमा दायर किया है। जैसे पहले क्या बोलते थे, ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है एक्स आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये पहले ट्विटर होता था, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगा, अब इसका नाम एक्स हो गया है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से अमृत उद्यान कहाँ स्थित है। जैसे पहले क्या कहते थे, मुगल उद्यान कहते थे। क्या कहते थे, मुगल उद्यान बोलते थे, है ना। अब इसका नाम जो है वो है अमृत उद्यान। अब ये अमृत उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। याद रखना दोस्त, यहाँ पे सही जवाब आपका नई दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नई दिल्ली यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, उत्तर प्रदेश दिया, उत्तर प्रदेश के झांसी में एक वो है गार्डन, उसका नाम क्या है, देखो हर्बल गार्डन, ठीक है ना। क्या है, हर्बल गार्डन, है ना। कभी कभी दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं। तो याद रखना, हर्बल गार्डन जो है वो झांसी में स्थित है। उत्तराखंड में तो आपकी फूलों की घाटी है ही, है ना। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है भैया, उत्तराखंड में स्थित है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, हमेशा की तरह 10 सेकंड रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। और जिन दोस्तों के कानों में मेरी आवाज़ इस टाइम जा रही है, आप सभी को बेटा इस बार 100% सफलता मिलेगी। माँ सरस्वती आपका भला करेगी और आपको सफलता मिलेगी। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ दोस्त, कितना भी समय बेकार चल रहा हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना किरदार हमेशा अच्छा रखना, है ना। अपना किरदार जो है वो हमेशा अच्छा रखना। कहते हैं कि मेरे हुलिये से न कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे हुलिये से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरे वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत जानते जानते, है ना। तो बिल्कुल अपना जो किरदार है इतना ऊंचा रखो कि सामने वाले को आप बोल सको कि मेरे हुलिये से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत जानते जानते, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे देखो प्रश्न पे चलते हैं कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और अगर सेल्सियस में पूछेगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में ना फ़ारेनहाइट में पूछा है ना सेल्सियस में पूछा है, तो यहाँ पे हमारा जवाब ए और बी दोनों क्या होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 525 से 545 कर दी गई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसा पूछा भी है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 525 से 545 कर दी गई, तो वो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो याद रखना दोस्त, 31वां, कौन सा, 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कब हुआ था, 1973 में, है ना। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्त, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। देखो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे याद रखना, इससे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्या किया गया था, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। तो यहाँ पे पानी, ऊर्जा, चूना पत्थर, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मेरे सभी दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, सभी का जवाब ऑप्शन सी चूना पत्थर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या आएगा, चूना पत्थर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका करंट का क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा, और मैं भी बता देता हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पे
झारखंड आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, है ना, और किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। ये प्रश्न बनते हैं तो याद रखना, पहले तो मॉडल पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना पीसी महालोनोवेस, है ना, तो महालोनोवेस ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब हो जाएगा, है ना, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो, हैरोल्ड डोमर जो मॉडल था ये पहली पंचवर्षीय योजना का था, और डीपी धर मॉडल जो था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, है ना, जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित भी थी। कौन सी? 5वीं, है ना, तो ये भी आपको याद रखना। पहली जो है ये कृषि से संबंधित थी, इस पे विशेष रूप से जोर दिया गया था कृषि के क्षेत्र पे। महालोनोवेस जो आपकी द्वितीय थी ये औद्योगिकरण जोरों से चला था, है ना, औद्योगिकरण विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, और 5वीं आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने आरपीएफ के पेपर में आपको बोला भी था, है ना, और आपको प्रश्न देखने को भी मिले हैं। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। साइंस के क्वेश्चन आज आपको 25 बोला तो मिलेंगे दोस्त 25, है ना। बताओ यहाँ निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, पेट्रोल, पारे या जल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, याद रखना सभी दोस्त, ऑप्शन ए पेट्रोल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेट्रोल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल दोस्त देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है। तो आप क्या बताएंगे, ओरिजिन ऑफ स्पेसिज, है ना, स्पेसिज। तो बताओ ओरिजिन ऑफ स्पेसिज के लेखक कौन है, विशाल पांडे, सोजर्ड मार्टिन या फिर चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ये कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो एनटीपीसी में थोड़ा डीप में पूछता है ना, तो याद रखना दोस्त 1859 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में, माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे मैं 95 लिखने लग गया। 1859 में ये प्रकाशित हुई थी, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो ये विशाल पांडे हैं, इनसे भी याद रखना, इनने एक अभी पुस्तक इनकी लॉन्च हुई है, इजराइल वॉर डायरी। कौन सा? इजराइल वार डायरी। तो देखो अभी जो इजराइल और उसका किसका हमास का युद्ध चल रहा है ना, तो उस पर ये लिखी गई इजराइल वार डायरी, है ना, विशाल पांडे जी की, याद रहेगा। सोजर्ड मार्टिन से भी एक पुस्तक है, वो भी आपको याद रखना है। कौन सी? बिल पावर। ये देखो नाम सुन के आपको लगा होगा कि पूछ लिया जाएगा, बिल पावर, ठीक है ना, ये याद रखना, सोजर्ड मार्टिन की पुस्तक है, ठीक है ना। और प्रश्न का जवाब यहाँ पे डार्विन हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेजर गैस कहते हैं। बताओ निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेजर गैस कहते हैं, स्ट्रेजर गैस कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, आर्गन, जीनॉन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो राइट आंसर है वो जीनॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीनॉन सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे 25वां प्रश्न आपका है, एक मिनट, यहाँ पे 25वां प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। देखो ये भी आपका करंट से संबंधित प्रश्न, और जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है यहाँ पे विशेष रूप से अक्षय भाई का जो सपोर्ट मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, उन्होंने जिसे भी शेयर किया क्लास, उन्होंने मुझे बोला कि भैया मैं क्लास को देखा और ज्वाइन किया, और अक्षय भैया ने मुझे शेयर किया, है ना। तो इसी प्रकार से जो भी मेरे पुराने जितने भी दोस्त हैं ना, मैं आपसे यार ऐसा ही थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ जिससे हमारा लाइव क्लास, यार देखो लाइव क्लास को मैंने बंद नहीं किया है ना, लेकिन मेरी मजबूरियों ने बंद करवा दिया, क्योंकि डाटा नहीं है, अब वाईफाई नहीं है यार, कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, टच फ़ोन का टूटा है, मैं यहाँ पे टच करता हूँ वो यहाँ टच हो रहा है ना। तो ये सब समस्याएं यार जिससे क्लास को मुझे बंद करना पड़ा। तो यार थोड़ा सा यार क्लास को शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ यार अपना दिल से यार। और मैं खुद चाहता हूँ कि आपको करंट के लगभग 20 क्वेश्चन रोज़ शाम को, वही अपना टाइम रहेगा क्या, 8:30 बजे, है ना, 8:30 बजे आपको करंट के डेली 20 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट के अंदर, 8:30 पे क्लास चालू करेंगे, 8:40 पे ख़त्म कर दिया करेंगे। अगर कोई समस्या है, बातचीत कर रहे हैं हम लोग, तो फिर थोड़ा लंबा भी क्लास चल सकता है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपको 10 मिनट के अंदर करा दिया करेंगे, है ना। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ प्लीज़ भाई। और यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो याद रखना 105वीं रैंक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और कितने? 127 देशों में से, कितने? 127 देशों में से, याद रहेगा। बिल्कुल दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मॉरिशस की राजधानी क्या है। देखो बेटा, वर्ल्ड की राजधानियां जरूर याद रखना, किसी भी पेपर में, किसी भी लेवल का पेपर देने जाओ आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बताओ यहाँ पे मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रश्न पे इतना समय आप नहीं लगाएंगे और पोर्ट लुइस यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ में तुरंत टिक कर देंगे, है ना। ये जो दोहा है, दोहा, ये किसकी राजधानी है? ये जो दोहा है ये किसकी है? तो आप याद रखना दोस्त, ये कतर की है ना। अगर आपको पता होता तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। यहाँ पे देखो जो किंगस्टन दिया है ना, किंगस्टन, ये किसकी है? तो ये भैया जमैका की है। किसकी है? जमैका की राजधानी है ना। जेरूसलम जो है, जेरूसलम, बताओ जेरूसलम किसकी है? तो याद रखना बेटा, वही इजराइल की। किसकी? इजराइल की, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखोगे। मौसाद बताओ किसकी गुप्तचर संस्था का नाम है? कौन सा? मौसाद, ठीक है ना। आज आपके लिए एक ये HW है, मौसाद बताना है सभी को। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? साइंस का प्रश्न है, बताओ सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है प्रश्न का वो क्या होगा? बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने तुरंत बताना है। ऑप्शन ए कीटो द्वारा। क्या हो जाएगा? कीटो। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटो द्वारा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में से विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत दिवस पड़े होंगे, लेकिन ये आज हाथी दिवस भैया पहली बार देखा है ना। ऐसा लग रहा है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है। कोई बात नहीं है। हाथी दिवस याद रखना बेटा 12 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 12 अगस्त। 1 मई को क्या मनाते हैं दोस्त? 1 मई को श्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? श्रम दिवस मनाते हैं। याद रहेगा। 26 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो महिला समानता दिवस मनाते हैं। क्या? महिला समानता दिवस मनाते हैं। याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, और 30 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो याद रखना राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, है ना। तो ये देखो ऐसे दिवस हैं जो मुझे लगता है कि NTPC में पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी वालों आप तो भैया ये 1 मई है ना, और ये 12 अगस्त, यहाँ तक याद रखना। और बाद बाकी भैया NTPC वालों आपको सब नोट करना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब देखा होगा आपने कि रूम में पंखा धीरे चल रहा होता है बहुत, उसे जब चाहो थोड़ा तेज कर लो, कहते हैं 2 नंबर पे कर दो। ऐसे लिखा होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना। ऐसे लिखा होता है। तो कहते हैं कि भैया 1 नंबर पे पंखा चल रहा, 2 नंबर पे कर दो। तो भैया उसे घुमा देते हैं लट्टू को, यहाँ पे लट्टू लगा होता है, उसे घुमा देते हैं 2 नंबर पे, है ना। और तेज चलाना 3 नंबर पे, वो होता है रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर, ठीक है ना। याद रहेगा। ऑप्शन सी हो गया ना सही जवाब। तो बिल्कुल ऐसे ही देखो, थोड़ा सा अगर नहीं भी पता है ना, तुरंत फोकस किया करो वहीं कि भैया रूम में गया था, वहाँ कुछ गोल गोल लगा था, उसका नाम रेगुलेटर था, है ना। देखो यहाँ दिया है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? करंट का क्वेश्चन बताओ। भारत में किस राज्य ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी यहाँ पे बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, चलें अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, तो हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1 मिनट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह, है ना, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो बताओ भैया, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? रनिंग से तो हमारे मिल्खा सिंह जी थे, है ना। और ये वो मिल्खा सिंह जी नहीं है ना, याद रखना। रनिंग से वो हमारे जो हम लोगों ने मूवी देख रखी है, भाग मिल्खा भाग, है ना, एथलेटिक्स, वो मिल्खा सिंह रनिंग से संबंधित थे। और ये जीव मिल्खा सिंह जो है ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो याद रखना है दोस्त, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे गोल्फ आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। निशानेबाजी से आप याद रखना, उन्हें पूछा जा सकता है, मनु भाकर जी को। जैसा कि अभी मैंने बताया भी था कि पेरिस ओलंपिक में वो मेडल लेके आई थी, है ना। तो पूछा भी आपसे जा सकता है। यहाँ पे कुश्ती से आप याद रखना उन्हें किसे? योगेश दत्त को। योगेश दत्त को आप कुश्ती से भी याद रखेंगे। गीता फोगाट जी किससे संबंधित हैं? एक और HW क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है?
आप इसका जवाब करो, तब तक मैं आपको ना थोड़ा मोटिवेट करता हूँ, एक और सुनाता हूँ, है ना। मैं इसको ना लिख के लाया था, इस वाली को लिख के लाया था, है ना। क्या था कि सारा मामला ही रिस्पेक्ट का है जनाब, सारा मामला ही रिस्पेक्ट का है जनाब, जिसे अपनी कीमत पता है वो समझौता नहीं करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने सोच रखा है कि भैया हमारा जो लास्ट टारगेट है वो पीएससी का है, ठीक है ना, हमें पता है कि हमारा टारगेट पीएससी है, हमें एसडीएम बनना है, हमें जे बनना है, हमें सीओ बनना है, ठीक है ना। तो दोस्त ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए या 3 बार फेल हो गए, उसके बाद आप ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं, पटवारी की तो नौकरी मिल ही गई है ना, जैसे दाल पानी घर का खर्चा पानी चलता रहेगा, ये सब नहीं। क्योंकि कहते हैं कि सारा मामला ही रिस्पेक्ट का है जनाब, जिसे अपनी कीमत पता है वो समझौता नहीं करता है। बस हालात ख़राब हो सकते हैं, हालात हमारे अनुकूल नहीं हो सकते हैं, हमें लग सकता है कि सब खत्म, मुझे लगा कई बार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत रेगुलर कर रहे हो ना, तो सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी, ये सत्य है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। मैं भी कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ, आप लोगों से बताने लगता हूँ कि नहीं भाई हार नहीं मानना है, लेकिन ये भावनाएं नहीं, ये सच्चाई है ना। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो प्रयागराज हमारा सही जवाब हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय प्रयागराज है, और ये मुख्यालय की स्थापना 2003 में हुई थी, आप याद रखना दोस्त, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हाजीपुर है ना, ये पूर्व मध्य रेलवे का है, किसका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है ना, ये आपको याद रहेगा। इसकी जो स्थापना है वो 2000 में हुई थी, सन 2002 में, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, सन 2002 में हुई थी, ठीक है ना, याद रहेगा। और यहाँ पे जो गोरखपुर दिया है, ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, किसका, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1952 में ही हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हो गई थी। और ये जो विशाखापत्तनम है, इसकी स्थापना 2019 में हुई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। दक्षिण तटीय रेलवे, कौन सा, दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है ना, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे जो प्रयागराज मैंने बताया, आपको समझ आया, नोट कर लिया आपने, तो चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना बेटा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख में कौन सा रोग होता है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख में कौन सा रोग होता है, तो बेटा याद रखना मोतियाबिंद, ऑप्शन ए, है ना, क्या होता है, मोतियाबिंद, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा, नोट कर लिया। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। एक आपसे प्रथम महिला रेल मंत्री भी पूछा जाता है ना। तो देखो पहले तो याद रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जान मथाई जी। कौन थे, जान मथाई जी थे, याद रहेगा। कब बने थे, तो ये 15 अगस्त 1947 को बने थे, है ना, 15 अगस्त 1947 को बने थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके एन गोपाल स्वामी अयंकर जी जो है, ये दूसरे बने थे। तीसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने एक रेल दुर्घटना होने के कारण इस्तीफा भी दे दिया था, आपको पता ही होगा। और चौथे जगजीवन राम जी बने थे, है ना। तो यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 मैंने आपको बताए हैं, इसलिए कि आपके पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है ना। और प्रथम महिला जो अभी मैंने आपको बताया था, याद रखना, वो कौन थी, ममता बनर्जी, है ना, ममता बनर्जी, जो कहाँ, बंगाल से संबंधित है ना, बंगाल की शायद सीएम है, तो वो आप ममता बनर्जी को याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए नए दस्ते का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, प्रश्न ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। अब यहाँ पे बताओ कि हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए दस्ते का नाम क्या है। तो याद रखना दोस्त, वो आपका शिष्टाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शिष्टाचार आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा, ऑपरेशन मर्यादा भी मैंने आपको बताया था, ये उत्तराखंड में चलाया गया था। जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे जो क्या करते हैं, स्मोकिंग वगैरह, मतलब दारू वारू गांजा वांजा जो लोग होते हैं ना, वो पीने पे रोक, मतलब समझ रहे हो ना, तो उसे रोकने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा। याद रहेगा, तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, 1 मिनट। देखो यही तो इस फ़ोन में होता है कि टच कहीं करता हूँ और टच कहीं हो जाता है। देखो यहाँ दिया है, भारत की नेपाल के साथ में कितनी सीमा रेखा लगती है। भारत की नेपाल के साथ में कितनी सीमा रेखा लगती है। पहले तो प्रश्न का जवाब कर लो दोस्त, कि यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1751 किलोमीटर। ऑप्शन डी क्या होगा, 1751 किलोमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर।
किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। 699 किलोमीटर भैया फिर किसके साथ में लगती है? तो ये भी बेटा बिल्कुल आपके लिए जानना जरूरी है, याद रखना, भूटान के साथ में। किसके? भूटान के साथ में। भूटान ने पता है तंबाकू के उत्पादन पे बिल्कुल रोक लगा दी है ना, 0%, तो याद रखना। और देखो यहाँ पे जो 1643 किलोमीटर दिया है ना, 1643, वो लगती है म्यांमार के साथ में। किसके? म्यांमार के साथ में लगती है, याद रहेगा बिल्कुल दोस्त, नोट कर लिया। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर, है ना, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में। कितना? 4096 किलोमीटर, याद रहेगा। चीन के साथ में कितना लगता है? तो भैया चीन के साथ में 3488, कितना? 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ में 3323, है ना। ऐसे देखो मैंने तो ट्रिक से याद कर रखा, ठीक है ना। तो बिल्कुल। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? साइंस के क्वेश्चन बहुत हैं आज। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका कार्टिकोलस, ऑप्शन ए। कार्टिकोलस क्या? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल दोस्त, चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? किसकी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना पहले तो कि 1916, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी, है ना। बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, 1917 में एक हुआ था चंपारण सत्याग्रह को। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो आपका है 1917 में। 1918 में भैया फिर क्या हुआ था? इसमें हुआ था खेड़ा आंदोलन। कौन सा हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1919 में भैया एक तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और दूसरा आपका क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। क्या? रॉलेट एक्ट जो है वो पारित हुआ था, है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया, खेड़ा आंदोलन बताया, वो भी आपको खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, और चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में कराता हूँ, है ना, बिल्कुल शांत नहीं रहता हूँ, सीधा बस क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। कई बार गलती हो जाती है, उसके लिए आप सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मैं जान के नहीं करता हूँ, है ना। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भैया भीमा परियोजना जो है ये भीमा नदी पर ही स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है भीमा नदी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा ये तेलंगाना में पड़ता है, और ये जो भीमा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है ना, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये भी देखो सहायक नदियाँ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी की, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे भागीरथी नदी पर याद रखना उत्तराखंड में आपका कौन सा परियोजना स्थित है? तो याद रखना वो आपकी टिहरी बांध परियोजना। कौन सी? टिहरी बांध परियोजना, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। और यहाँ पे देखो जो ताप्ती नदी पर आपकी उकई परियोजना है। कौन सी? उकई परियोजना है। ये शायद कहाँ पड़ती है? देखो गुजरात में, है ना, गुजरात में, ठीक है ना। याद रखना महानदी पर आपका वो है हीराकुंड डैम है ना। कौन सा? हीराकुंड डैम। ये कहाँ पर? उड़ीसा में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे भीमा नदी हो जाएगा, ये कृष्ण नदी की सहायक नदी है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नीरज चोपड़ा जी ने ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? करंट से 2024-25 के करंट से संबंधित बताओ। नीरज चोपड़ा जी ने ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भैया दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? दूसरा स्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। चले अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल भैया देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको बताऊं, जब मैंने यहाँ पे इस प्रश्न में ना ये सर्वप्रथम नहीं लगाया था, इसे हटा दो। इसे अगर आपने हटा दिया तो अब यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा पता है? अरुण जेटली जी। और अगर आपने यहाँ पे सर्वप्रथम लगा दिया कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, अब इसका जवाब कौन हो गए? असीम दास गुप्ता जी। देखो थोड़ा सा प्रश्न को, इसीलिए कहते हैं प्रश्न को सही से पढ़ा करो। मैं 2 बार पढ़ता हूँ, जब आपको बताता हूँ क्वेश्चन 2 बार पढ़ता हूँ, है ना। तो याद रखना अगर बेटा सर्वप्रथम लगा हुआ मिले तो आपको असीम दास गुप्ता जी, और सर्वप्रथम अगर ना लगा हो तो अरुण जेटली जी। जैसा कि आज मैंने गूगल पे इस प्रश्न को लगभग 10 बार सर्च करा और यही चीज़ देखी हर जगह अलग अलग साइट पे जाके कि वाकई में
है ना, तो ये था। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। निम्नलिखित में से अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, याद रखना क्षारीय होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, क्षारीय होता है। ठीक है ना, सही जवाब हो गया। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से ट्रेकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो भैया मसूड़े, तंत्रिका तंत्र, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भैया ट्रेकोमा रोग आंख से संबंधित है। किससे, आंख से संबंधित है, सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पे आंख दिए ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा जो इनमें से कोई नहीं वो सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब मसूड़े से तो भैया वो याद रखना, स्कर्वी रोग। कौन सा, स्कर्वी रोग जो है वो आपके मसूड़ों से संबंधित है। सही से लिख नहीं पा रहा हूँ कि पेन नहीं है मेरे पास, है ना। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बताओ भैया किससे प्रभावित होता है। तो भैया जो पोलियो हो जाता है ना, पोलियो रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रहेगा। अग्नाशय याद रखना बेटा, अगर मधुमेह जिसे बोलते हो क्या, हमारे यहाँ देसी भाषा में क्या बोलते हैं, शुगर, कि भैया शुगर हो गई, है ना। तो याद रखना शुगर जो है वो अग्नाशय को प्रभावित करती है। चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सही लिख जाए, लेकिन नहीं हो पाता है ना। मैं बहुत जल्दी सब सिस्टम सेट कर लूँगा और आपको लाइव क्लास भी करवाने लग जाऊँगा। बस उसके लिए पता क्या करना है, वाईफाई तो है मेरे पास, है ना, जिसका रिचार्ज खत्म हो गया वो करवा लूँगा। 700-800 रुपये होता, कोई ज़्यादा नहीं है ना। हालांकि कर लूँगा मैं व्यवस्था, किसी तरीके से मैनेज कर लूँगा यार। उसके लिए एक लाइव क्लास के लिए एक लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कमेंट नहीं देख पाता हूँ, और कमेंट नहीं देख पाऊंगा तो फिर लाइव क्लास में मज़ा क्या आएगा। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से संविधान का 52वां संशोधन किस से संबंधित है। 52वां संशोधन खूब पूछे गए, अभी आरपीएफ का पेपर हुआ, खूब संशोधन पूछे गए, है ना। तो याद रखना बेटा, ये आपका जो है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है ना, किससे, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें याद होगा आपको जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी, देखो ये पूछा गया था। अब आरपीएफ के पेपर में रेलवे पूछ चुका है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये कब लागू हुआ था। तो याद रखना भैया 1985 में। ठीक है ना, याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बेटा निम्नलिखित में से पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। एक इन्हीं की पुस्तक और है, कौन सी, गाइड, जो कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी में उसी से सब काम चल जाता था, है ना। तो वो है R.K. नारायण जी। कौन है, R.K. नारायण जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे। देखो मुंशी प्रेमचंद जी को टिक मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे गोदान गवन या कर्म भूमि है ना, और शायद दूसरी रंग भूमि है ना, तो गोदान गवन और ये कर्म भूमि अगर पूछी जाएंगी तो आप मुंशी प्रेमचंद जी को टिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो मालगुडी डेज पूछा गया तो आपका R.K. नारायण जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो अरविंद घोष जी हैं, इनसे एक पुस्तक याद रखना। और यहीं एक प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे, लाइफ डिवाइन, कौन सी पुस्तक, लाइफ डिवाइन। और अगर मैं यहीं पे आपसे डिवाइन लाइफ पूछ लूँ तो बताओ इसके लेखक कौन है। देखो अरविंद घोष जी की लाइफ डिवाइन, और अगर डिवाइन लाइफ पूछूं तो इसका जवाब क्या होगा, एक और HW, श्रद्धा दास। बेटा PCS की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, ठीक है ना। लाइफ डिवाइन के तो आपको बता दिया, डिवाइन लाइफ के बताना है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे, और सभी दोस्तों को इसका जवाब करना है, ठीक है ना, जिसको भी अगर आंसर पता है। देखो यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। याद रखना बेटा, आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन ए और बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है ना, यहाँ पे होना चाहिए था A B। चलो मैं यहाँ पे ऑप्शन डी लिख देता हूँ, A + B + C तीनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, A B C तीनों जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा, ठीक है ना। सोना, चांदी, प्लेटिनियम तीनों धातु जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है। कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सभी दोस्त जो है गोल्फ के साथ में जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे कि भैया ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो गया है। हॉकी से याद रखना बुली शब्द, कौन सा, बुली शब्द, है ना। ये किससे संबंधित है, आपका हॉकी से संबंधित है। और हॉकी से एक वो भी मैंने बताया था आपको, पेनल्टी स्ट्रोक, है ना, पेनल्टी स्ट्रोक।
फुटबॉल से एक मैंने पेनाल्टी किक बताया था आपको, है ना, वो तो आपको पता ही होगा। एक और याद रखना, थ्रो इन, ठीक है ना, कौन सा, थ्रो इन, ठीक है ना, थ्रो इन, ये भी आपको फुटबॉल से। बैडमिंटन से बताऊं तो याद रखना स्मैश, क्या, यहाँ पे देखो स्मैश भी सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, स्मैश, तो याद रहेगा स्मैश। तो बिल्कुल दोस्त, ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, तो याद रहेगा बुली शब्द, पेनल्टी स्ट्रोक, और ये आपका पेनल्टी किक, थ्रो इन फुटबॉल से, और गोल्फ यहाँ पे कैडी का सही जवाब है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम बताओ, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? मतलब सेल किसे, कोशिका को बोलते हो ना, कोशिका, बताओ तो किसने दिया था? अब तो इजी हो गया ना, कोशिका लिख दिया, तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने। और ये भी देखो पूछा गया था आरपीएफ के पेपर में, ये भी रेलवे पूछ चुका है, तो याद रखना 1665 में दिया था। ये पूछा था कब दिया था, 1665 में दिया था। और मुझसे जो भी दोस्त पढ़ रहे थे उनको सब राइट आंसर करके आए थे, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही पढ़ाया था। तो यहाँ पे पूछा है, मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी, आयरन की कमी से, भैया आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा हमारा क्या सही जवाब। और देखो जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, क्लास लास्ट में पहुंच चुके हैं, और मैं एक बार सिर्फ आपसे कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। मैंने देखो आपसे बीच में बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं रुका क्लास में। लास्ट में एक बार कह रहा हूँ कि लाइक वाला बटन आप दबा दिया करो, जैसे आपने दबाया है, थोड़ा इससे और बढ़ के सपोर्ट यार दिखाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यार दबा लो, ठीक है ना। कल से आज तक काफ़ी दोस्तों ने सब्सक्राइब करा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा क्लास को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अभी सपोर्ट अपना दिखाया है। तो बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसका जवाब करो। तब तक एक लाइन सुना देता हूँ कि बेटा देखो, मैंने अभी कहा था ना कि तुम अपने किरदार को पहचानो, कहा था ना मैंने, आज मेरे दिमाग में ये किरदार वाली बात आ गई थी कि अपना किरदार हमेशा अच्छा रखो। और मैंने कहा भी था कि मेरे हुलिये से न कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे हुलिये से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत जानते जानते। तो बस इसी तरीके का अपना किरदार रखो। और कहते हैं तुम खुद को पहचानो यार कि तुम समुद्र के हकदार हो बेटा, है ना। जीवन में अगर कुछ ना मिले जिसे आप चाहते हो वो ना मिले, तो इतना घबराना नहीं है, क्योंकि मालिक ने कुछ और अच्छा, कुछ और बड़ा आपके लिए सोच रखा है। अगर जीवन में आपको ना मिले ना जो आपने सोचा कि भैया मुझे एंड्रॉयड F सीरीज में ओप्पो का फ़ोन चाहिए, हो सकता है मालिक ने सोच रखा हो कि कल तुम्हारे पास आईफोन होगा, तो भैया ओप्पो कैसे दिलवा देंगे, मालिक नहीं दिलाएंगे, है ना। तो कहते हैं कि तुम समुद्र के हकदार हो बेटा, एक कतरे के लिए मत रोना, ठीक है ना, एक कतरे के लिए मत रोना। तो बिल्कुल, और प्रश्न का जवाब यहाँ पे जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष जी ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप सभी अपना सपोर्ट दिखाएंगे, और एक बार चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना है सभी दोस्तों को, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और क्लास को लाइक, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सभी मेरे दोस्तों का, और बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।